दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। ये बातें सुनते सुनते आप सबके कान पक गए होंगे, लेकिन लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ताकतवर होने से भी चलता है। लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए जनता की आवाज को बुलंदी के साथ देश के हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए ताकतवर विपक्ष की मौजूदगी बेहद जरूरी होती है। और उस ताकतवर विपक्ष की मौजूदगी 10 साल बाद इस देश की संसद में क्या हो गई कि सत्ता के हुक्मरानों को प्रधानमंत्री का गला घोंटने जैसे बयान तक देने की नौबत आ गई। प्रधानमंत्री को सदन में चुप कराया जा रहा है, यह बोलने की नौबत आ गई। और अब तो स्थिति यह है कि लोकसभा अध्यक्ष खुद ही अपने द्वारा दी गई रूलिंग में सदन में अपने मुंह से जो बात वो कहकर सदन के संचालन की जो एक अघोषित नियमावली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। 45 दिनों में कौन कौन से दिन इस देश में सत्ता पक्ष को देखने पड़े हैं। दरअसल इस खूबसूरत नजारे को, लोकतंत्र के इस खूबसूरत नजारे को देखने का मौजूदा सत्ता पक्ष आदि नहीं रहा है। सत्ता में कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात में सरकार चला रहे थे। एक ऐसी सरकार जिस सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी गुजरात में जब सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है और उसके कारण जो इतना बड़ा कांड हो जाता है, उस कांड के बाद न्यूटन के तृतीय गति नियम से उसकी तुलना करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जेम्स माइकल लिंगडो का पूरा नाम लेकर बोलते हैं। और इन सब से आगे बढ़कर यदि देखने की कोशिश करें तो गुजरात में जो कुछ भी हुआ वो गुजरात मॉडल के रूप में जब 2014 में दिल्ली आता है तो दिल्ली में 2014 से 24 के 10 सालों के दरमियान एक मजबूत विपक्ष का दर्शन देश की जनता ने सत्ता पक्ष को करने नहीं दिया। शायद सत्ता पक्ष के ने जो सपने दिखाए थे, इतने बड़े सपने, अच्छे दिनों की आस वाले सपने, इतने बड़े सपने जिसमें हिंदुस्तान की हर समस्या का समाधान इस देश की जनता के एक बहुत बड़े हिस्से को नरेंद्र मोदी में ही नजर आ रहा था, वो सपना 2024 आते आते बिखर गया। 14 में लोगों के सपनों को जिस प्रकार से बाजार की ताकत के बूते, जिस प्रकार से कॉरपोरेट और क्रोनिक कैपिटलिज्म की ताकत के बूते बेचने की कोशिश हुई थी, सपनों की सपनूली दुनिया में इस देश की जनता 2 बार ट्रैप तो हो गई। लेकिन उस ट्रैप होने के दरमियान विपक्ष को इस देश में देश का दुश्मन बनाने की जो कवायद की गई और काफी हद तक लोगों को कन्विंस भी किया गया, वो रवायत दरअसल 24 आते आते बदल गई। लोकतंत्र के दोनों पहिए बेहद अच्छे संतुलन के साथ 2024 ने जनता ने सदन के अंदर पहुंचा दिए और उसी के बाद सत्ता पक्ष की असली समस्या शुरू हो गई। और असली समस्या इसलिए शुरू हो गई क्योंकि 2001 में गुजरात का शासन शुरू करने से लेकर 2024 तक दिल्ली के शासन का, देश के शासन का 10 साल पूरा करने तक, यानी इन 22.5 सालों के दरमियान कभी भी ताकतवर विपक्ष से पाला नहीं पड़ा था। कभी भी लोकतंत्र की वो खूबसूरती देखने को या उसे समझने को मिली नहीं थी जो अब मिल रही है। और 2001 के पहले नरेंद्र मोदी का संसदीय जीवन क्या था? शून्य। पहली बार नरेंद्र मोदी का संसदीय या विधायी जीवन 2002 में विधायक बनकर शुरू हुआ। कब? जब वो खुद मुख्यमंत्री पद पर विराजमान थे। उसके पहले तो उन्होंने कभी म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव तक नहीं लड़ा था। ये असली दिक्कत है जो सत्ता पक्ष को ताकतवर विपक्ष और जनता से जुड़े हुए सवालों को उठाने की बात करने पर प्रधानमंत्री का गला घोंटने जैसे हालात वाले बयान देने की नौबत आ जाती है। वरना इसी भारतीय जनता पार्टी से आने वाले सरकार के नेता और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने महज 182 सांसदों वाली बीजेपी का नेतृत्व करते हुए 6 साल 2 महीने तक 74 महीने तक इस देश की सरकार चलाई। उन्हें कभी ताकतवर विपक्ष से दिक्कत नहीं हुई। उनके सामने तो 140 सांसदों वाले कांग्रेस भी थी और उनके सामने एक बहुत ताकतवर विपक्ष भी था। आज विपक्ष में किसी दल के सदस्यों की संख्या 100 नहीं है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल है 250 की सदस्य संख्या वाला विपक्ष है। और इस विपक्ष ने जब जनता के सवालों को उठाना शुरू किया तो प्रधानमंत्री से लेकर लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुने गए लोग अक्सर सदन में असहज स्थिति का सामना करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि रवायत
तो दूसरी डाली गई थी और उस रवायत में कहीं ना कहीं जनता के मिजाज ने खलल डाल दिया। आज का नजारा देखिए, दिलचस्प नजारा। आज टीएमसी के सांसद, ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी बजट पर बोल रहे थे और बजट पर बोलने के दरमियान ही उन्हें आसन की तरफ से टोका गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें टोका और टोकते हुए कहा कि बजट 2024 का है और आप 2016 के डिमोनेटाइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं, इस वर्ष की बात कीजिए, इस बजट की बात कीजिए। क्या शानदार रिप्लाई दिया अभिषेक बनर्जी ने। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम तो 8 साल पुरानी बात कर रहे हैं, यहां तो 60 साल पहले के नेहरू की बात की जा रही है, तब तो आप नहीं टोकते। यह पक्षपातपूर्ण रवैया है। उसके बाद स्पीकर को चुप होना पड़ा। फिर एक प्रसंग आया और उस प्रसंग में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में जो लोग सदस्य नहीं है उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। सदस्य अपनी बात रखें लेकिन सदन के बाहर के व्यक्ति का नाम ना लें। फिर अभिषेक बनर्जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद, ट्रेजरी बेंच के लोग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम ले रहे थे, तब उन्हें क्यों नहीं टोका गया? आखिर ममता बनर्जी भी सदन की सदस्य नहीं है। वहां पर यह कहने को स्पीकर को मजबूर हो जाना पड़ा कि जिन सदस्य ने ममता बनर्जी का नाम लिया है उस पूरे सेंटेंस को कार्यवाही से हटा दिया जाता है। सबसे पहली बात कि इस देश की सदन में कोई व्यक्ति अगर सदस्य नहीं है तो उसकी बात क्यों नहीं हो सकती, उसका नाम क्यों नहीं लिया जा सकता? यह अपने आप में कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक रवैये का परिचायक है। इस देश की 142 करोड़ आवाम और उनमें से एक एक व्यक्ति, समाज का अंतिम व्यक्ति यदि पीड़ित हो उसका नाम भी लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने इस देश में गरीबी का, मुफलिसी का जिक्र करते हुए एक सांसद के तौर पर यूपीए के दौर में एक महिला कलावती का जिक्र किया था सदन के अंदर और उसके माध्यम से अपनी बात रखी थी कि किस तरह से हिंदुस्तान के आम आदमी को, सुविधाओं से वंचित लोगों को अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तब तो उस वक्त के स्पीकर ने उन्हें नहीं रोका था। उसके पहले भी डॉक्टर लोहिया ने जब इस देश की संसद में 25 पैसे में आम आदमी गुजारा करते हैं, वो कई सारे पात्रों का जिक्र करते हुए जब ऐसी स्पीच दी थी, तब तो उन्हें उस वक्त के स्पीकर ने नहीं रोका था। लेकिन अब अपने ही दिए गए रूलिंग में जब खुद ही स्पीकर उलझने लगे तो सत्ता पक्ष कितना असहज है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सवाल निष्पक्षता पर पहले से हो रहा था और ये सवाल हम नहीं उठा रहे थे, विपक्ष के लोग उठा रहे थे। और सरकार के अंदर कार्रवाई कैसे चले उसकी स्थिति को देखें तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की याद आना तो स्वाभाविक है। चंद्रबाबू नायडू को 15,000 करोड़ रुपए अमरावती यानी राजधानी के प्रोजेक्ट के लिए मुहैया कराने की बात हो गई। कल सब ताली पीट रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू को 15,000 करोड़ रुपए दे दिए गए। हकीकत यह है कि 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बजट में नहीं दिए हैं, बल्कि 15,000 करोड़ रुपए कहीं से चंद्रबाबू नायडू की राज्य को, आंध्र प्रदेश को लोन के तौर पर दिया जाएगा और उस लोन में केंद्र सरकार गारंटर बनेगी। वो उन्हें लोन मुहैया करवाने में मदद करेगी। केंद्र सरकार कोई ग्रांट या अनुदान नहीं देगी, क्योंकि ग्रांट या अनुदान लौटाना नहीं पड़ता है। जो राज्य पहले से कर्ज में डूबा हुआ हो, जिस राज्य के कर्ज के नीचे राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था करा रही हो, उस पर 15,000 करोड़ रुपए का और कर्ज दिया जाए उसे, इसका पुख्ता इंतजाम किया गया। और कहा गया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बहुत कुछ दे दिया गया। नीतीश कुमार के राज्य को क्या मिला है आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार के राज्य को वही मिला है जो पहले से नितिन गडकरी के मंत्री रहते हुए और तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम रहते हुए, उन दोनों की मुलाकात में जिस एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिली थी, जिस थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात मनमोहन सिंह सरकार के समय की गई थी, लेकिन उसे पैकेज बताकर और बिहार के लिए विशेष सुविधाएं बताकर 59,000 करोड़ रुपए में जोड़ने का काम किया गया। दरअसल सरकार ने तो अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य चुकाने की बात की, लेकिन वो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी ईमानदारी से उन दोनों दलों को नहीं चुकाया गया। और अब बारी एकनाथ शिंदे के राज्य की है, महाराष्ट्र की। वहां भी 3 बैसाखियां हैं और उन बैसाखियों में से एक के पास वित्त मंत्रालय है महाराष्ट्र का, देश के सबसे धनी राज्य का वित्त मंत्रालय। और जीएसटी काउंसिल की बैठक में अजीत पवार नहीं आ रहे हैं, राज्य के वित्त मंत्री। सोच सकते हैं 2 जगह न्यूनतम समर्थन मूल्य चुकाने की बात की गई, लेकिन चुकाने के मामले में बड़ा खेल किया गया।
लेकिन उसके आगे जहां तीसरी जगह न्यूनतम समर्थन मूल्य चुकाने की बात थी, सरकार बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, वहां भी ईमानदारी दिख नहीं रही है। वहां भी सरकार इस विधानसभा का जो शेष कार्यकाल है उसके बाद जनमत को कैसे अपने पक्ष में करेगी चुनाव में, कोई ब्लूप्रिंट दिख नहीं रहा है। दरअसल दिल्ली में सरकार बचाएं, नीतीश कुमार को खुश रखें, चंद्रबाबू नायडू को खुश रखें, एकनाथ शिंदे के सांसदों को बचाए रखें, और इन तीनों से आगे जाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता का इकबाल जो बचा है या नहीं बचा है वो आने वाले वक्त के कई विधानसभा चुनाव में तय होना है। उन विधानसभा चुनाव में कैसे जाए, इन सब के बीच सरकार चलाने की दुश्वारियों को, रोज रोज सदन चलाने की दुश्वारियों को कैसे दूर किया जाए, सत्ता पक्ष इसमें उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। और उलझे भी क्यों ना, क्योंकि हालात इस देश में बहुदलीय लोकतंत्र की बात करने वाले लोगों के लिए 10 साल जो पिछला बीता बहुत अनुकूल नहीं था। इसलिए हालात अनुकूल नहीं थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर बैठे हुए नेता कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में जाकर क्षेत्रीय दल मुक्त भारत की बात कर रहे थे। कांग्रेस मुक्त भारत, क्षेत्रीय दल मुक्त भारत, तो क्या देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बचती? आखिर सत्ता को यह कौन सा गुमान हो गया था कि यह देश नरेंद्र मोदी से शुरू होता है और नरेंद्र मोदी पर खत्म होता है? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को सत्ता तक पहुंचाने की एक टूल है और उस टूल के सहारे इस देश की 140 करोड़ जनता को अपने दायरे में उलझा कर रखा जा सकता है। दरअसल ये लोकसभा चुनाव इस तरह की मानसिकता को सबसे बड़ी चुनौती देने वाला साबित हुआ। यह देश का लोकसभा चुनाव इस देश में बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था को उस रूप में जीवित करने वाला साबित हुआ जिस रूप की कल्पना इस देश के संविधान निर्माताओं ने की थी। लेकिन संविधान निर्माताओं की परिकल्पना और मौजूदा सत्ताधीशों की परिकल्पना दोनों आपस में टकराती हुई नजर आती है तो बीच से अग्निवीर योजना निकलती है। बीच से इस देश के किसानों के लिए विवादास्पद कानून निकलते हैं जिन्हें वापस लेना पड़ता है, और उसके बीच से इस देश में पकौड़ा रोजगार योजना की सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन की वो बुनियाद निकलती हुई दिखाई देती है जिस बुनियाद के सहारे इस देश के निम्न मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को कुचलने की पूरी कवायद की जाती है। लेकिन जनता अब खड़ी हो गई है। जनता खड़ी हो गई है तो किसान राहुल गांधी से मिलने पहुंच रहे हैं, किसान अपने मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, अग्निवीर का मुद्दा संसद में उठ रहा है, और इन सब से आगे जाकर बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक सौहार्द के मुद्दे अब जनता के बीच ग्रामीण स्तर पर, कस्बा स्तर पर, मोहल्ला स्तर पर इस प्रकार से उठ रहे हैं जिससे चुनावी हिंदुत्व की वो पूरी बिसात बिखरती हुई दिख रही है, जिस बिसात को बनाने में आरएसएस ने दशकों लगा दिए थे, जिस बिसात को तैयार करने में, इस देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने में जो पूरी कवायद की गई थी, उस कवायद को पूरी तरह से कामयाब हुए बिना जनता ने जो बीजेपी को बहुमत दे दिया, उस बहुमत में लोगों को यह गुमान हो गया कि आइडिया ऑफ इंडिया शायद वो खत्म हो चला है, लेकिन वो खत्म हुआ नहीं था, वो जिंदा था। और जब आइडिया ऑफ इंडिया जिंदा था तो तय मानिए बहुदलीय लोकतंत्र की वापसी होनी थी। बहुदलीय लोकतंत्र की वापसी होनी थी तो सरकार संसद के दिशा निर्देशों के मुताबिक चले, सरकार आम सहमति और सर्वमत की बात सैद्धांतिक रूप से निकालकर वास्तविकता में परिलक्षित करते हुए चले। उस मानसिकता का अभाव सत्ता में बैठने वाले लोगों के बीच भी था, तभी ये दिक्कत आ रही है। अन्यथा दिक्कत नरेंद्र मोदी को नहीं आती, अन्यथा दिक्कत ओम बिरला को नहीं आती, दिक्कत अमित शाह को नहीं आती, दिक्कत इस देश के संसदीय कार्य मंत्री को नहीं आती कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आखिर सारे मुद्दे तय क्यों नहीं हो पाते, बहस से बचने की गुंजाइश क्यों तैयार की जाती है। यूपीएससी का मुद्दा जब संसद में उठता है तो आसन की तरफ से यह क्यों कहा जाता है कि सभी संस्थाओं पर शक करना ठीक नहीं है। इस देश में यूपीएससी पर पहले भी सवाल उठा है, संसद के अंदर उठा है, इस देश में गरीबी पर पहले भी सवाल उठा है, इस देश में कॉरपोरेट की दादागिरी पर पहले भी सवाल उठा है, और इस देश के अंदर आम आदमी की बेबसी के ऊपर पहले भी सवाल उठा है। लेकिन मौजूदा दौर में 2014 से 24 के बीच में जैसे संसद चली, जैसे सरकार चली, उस तरह से न तो संसद चलनी है न ही सरकार चलनी है। संसद के अंदर 250 लोगों की आवाज को कुंद नहीं किया जा सकता, सरकार के अंदर विपक्ष की, एक ताकतवर विपक्ष की अहमियत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और यही वो बेबसी है
कि प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पर आकर अपनी बेबसी नहीं, देश के प्रधानमंत्री की बेबसी नहीं, बल्कि उस मानसिकता की बेबसी को प्रदर्शित करते हैं जिस मानसिकता में एक अकेला कितनों पर भारी इस सदन के अंदर, आइडिया ऑफ इंडिया के सबसे बड़े मंदिर के अंदर ये बयान देने की का अट्टहास और वो गर्वोक्ति सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की मानसिकता जो लोगों के बीच सत्ता के द्वारा विकसित करने की कोशिश हो रही थी, अब सत्ता के अंदर से ही वो मानसिकता जनता ने खत्म कर दी है। यही सत्ता की सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से पार करने के लिए नरेंद्र मोदी को, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए नेता को, विपक्ष के साथ तालमेल बिठाकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम के साथ सरकार की बुनियाद को रखकर और उस डील के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी जो डील जनहित में होगी, जो डील इस देश में विपक्ष के साथ होगी, जो डील इस देश में आम जनता के हितों की होगी। वो डील नहीं जो कॉरपोरेट के साथ होती है विवादास्पद कृषि कानूनों को बनाकर, वो डील नहीं जो कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के जो परीक्षण का दौर होता है उन परीक्षण के दौर को जितनी जल्दी हो सके निपटाकर लोगों को सुई दिलवाने के लिए जो कोशिश की जाती है, वो डील अब नहीं चलनी है। अब सवाल उठेंगे, बात उठेगी और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये बात सत्ता पक्ष जितनी जल्दी समझे इस देश के लोकतंत्र के हित में है, अन्यथा ये सरकार काम करने की बजाय एक एक दिन निकालकर सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करने की तरफ कोशिश करती हुई नजर आएगी कि जैसे रूटीन वर्क करना है, ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है और दफ्तर से आकर घर में बैठ जाना है। सरकार इस तरह से नहीं चलती और इसी तरह से सरकार चलाने की कवायद मौजूदा दौर में सरकार करती दिख रही है। विपक्ष से बचा जाए, मुद्दों से बचा जाए, और विपक्ष और मुद्दों से बचकर न तो देश चल सकता है न सरकार चल सकती है। तो क्या सरकार इसके लिए तैयार है? देखते हैं इस सत्र में अब तक किस रूप का दर्शन नहीं हुआ है। और आज अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से सदन के अंदर उस मानसिकता को चुनौती दी है जिस मानसिकता के तहत सत्ता पक्ष ने देश को अपनी जागीर समझ लिया था, उस जागीर रूपी मानसिकता को जो चुनौती दी गई है, वो अब लोकसभा चुनाव के बाद का सबसे बड़ा मौका और सबसे बड़ा अवसर है जब इस देश की जनता ने ये देखा है कि सत्ता कैसे अपनी हठधर्मिता को चलाना चाहती है और हठधर्मिता को चलाने के पीछे जो मानसिकता है उस मानसिकता को संसद में जनता के द्वारा दी गई ताकत के कारण लोकतंत्र के हित में उस हठधर्मिता रूपी मानसिकता को बड़े ही लोकतांत्रिक तरीके से कुचल दिया जा रहा है। अब आगे देखते जाइए, लोकतंत्र के सबसे बड़े खेल तमाशे को देखने के लिए खुद को तैयार रखिए। अभी तो कायदे से देखा जाए तो सरकार की पहली परीक्षा है बजट सत्र, आगे और भी नज़ारे देखने को मिलेंगे और इन नज़ारों के बीच सत्ता परिवर्तन की बुनियाद 250 के तकरीबन 245-50 वाले विपक्ष के पास कब 28-30 लोग और आकर गिर जाएं, कब उनके साथ हो जाएं और कब इस देश में सत्ता पलट जाए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देखते जाइए। नमस्कार।